नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब आज हम करेंगे नौकरियों के बारे में। नौकरियों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले हफ्ते भर में गुजरात से, मुंबई से हमें ऐसे वीडियो देखने मिले जहां हज़ारों युवा नौकरियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए भीड़ कर रहे थे। कहीं धक्का मुक्की हो गई, कहीं भगदड़ मच गई। ऐसी तस्वीरें हमें देखने मिली। और नौकरियां वैसे भी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से चर्चा में है कि बेरोजगारी एक बड़ा संकट है और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ा है। खैर, बीजेपी की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है और उसका बजट जो है मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बजट में नौकरियों के लिए सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन बात सिर्फ बजट की नहीं है, ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी है और सरकार इसका अब तक खंडन करते आ रही है कि नहीं, ये कोई परेशानी नहीं है। जैसे पिछले हफ्ते सरकार ने जब ये गुजरात वाला वीडियो आया या एक सिटी बैंक की रिपोर्ट आई या मुंबई वाला वीडियो आया, तो यही जवाब आया कि रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया कि 4 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पिछले वित्त वर्ष में यानी 23-24 में देश में पैदा हुई है। तो अब ये आंकड़ा जो है, ये तो कोई सरकार, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत आंकड़ा दे रही है, लेकिन इस आंकड़े की सच्चाई जरा समझिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा लेख छपा है नौकरियों को लेकर और उसमें ये बताया गया कि सरकार नौकरी किसको मानती है या रोजगार किसको मानती है। तो उसमें 2 बातें जो है वो ध्यान देना है। पहली बात उन्होंने ये कही है कि अगर एक हफ्ते में अगर कोई एक व्यक्ति 1 घंटा भी काम कर लेता है तो वो सरकार उस हफ्ते में उसको मान लेती है उसको रोजगार मिल गया है। या अगर आप पूरे साल भर का भी एवरेज देखें तो 30 दिन भी अगर साल में किसी को काम मिल गया तो सरकार उसको 1 साल में बेरोजगार नहीं मानेगी, ये मानेगी कि उसके पास रोजगार है। तो ये बेसिकली ये 64 करोड़ का जो आंकड़ा आ रहा है कि 64 करोड़ लोगों को देश में काम मिला हुआ है और इसमें 4 करोड़ का इजाफा हुआ है, तो इसके कैलकुलेशन में ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह से रोजगार माना जाता है। खैर, हम अगर ये मान भी लेते हैं कि ये जो आंकड़ा है 64 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने का या 4 करोड़ लोगों को एक्स्ट्रा नौकरी पिछले साल भर में मिलने का, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि ये सही है, तब भी अगर जो है इसको सही मानकर भी अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इतनी मार क्यों मची हुई है अगर नौकरियां हैं। तो देखिए, अगर आप सरकार का आंकड़ा देखिए कि 64 करोड़ लोगों को रोजगार देश में मिला हुआ है, लेकिन ये रोजगार में एक और पेच है। हम रोजगार समझते हैं जो सैलरी मिलती है, नौकरी लगती है, ऑफिस में जाते हैं, उसको हम नौकरी मानते हैं। लेकिन इस 64 करोड़ में लगभग 20% ही आप कह सकते हैं, मतलब मोटा मोटा अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन एक आंकड़ा है कि 12 करोड़ लोगों के पास ही सैलरी वाली नौकरी है। अब इन 12 करोड़ लोगों, मतलब 64 करोड़ में से सिर्फ 12 करोड़ लोगों के पास सैलरी वाली नौकरी है, यानी उनको हर महीने काम के बदले एक तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है। अब इन 12 करोड़ में भी जब आप ब्रेकअप करोगे तो सरकारी नौकरियां हैं मात्र 1.5 करोड़, मतलब कुल नौकरियां हैं या कुल रोजगार है 64 करोड़, सैलरी वाली है सिर्फ 12 करोड़, और उस 12 करोड़ में भी अगर आप सरकारी नौकरियां देखेंगे तो वो है सिर्फ 1.5 करोड़। अब आप इस जब आंकड़े को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस सैलरी वाली नौकरी के लिए इतनी मार क्यों मची हुई है, क्यों हमको ये वीडियो देखने मिला मुंबई से या गुजरात से, या क्यों हमको ऐसी खबरें पढ़ने मिलती है कि भाई बीटेक, पीएचडी, फला ये सब पुलिस कांस्टेबल के लिए नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं, या कि हमारे देखा था कि रेलवे के लिए मान लीजिए 1 लाख नौकरियां थी लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आ गए। तो ये भीड़ जो लगी हुई है, जो मार मची हुई है, कुल मिला के ये सरकारी नौकरी के लिए है या सैलरी वाली नौकरी के लिए, जिसकी संख्या ही कम है देश में। अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम है, 12 करोड़ ही नौकरियां करीब ऐसी है जो कि सैलरी वाली है। तो अब सिटी बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली पिछले दिनों में और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई भारत की इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौकरियों की आवश्यकता जितनी है उतनी नौकरियां या उतना रोजगार नहीं आ रहा है। उनका कहना ये है कि हर साल लगभग 80-90 लाख लोगों को के लिए रोजगार उपलब्ध है, जबकि बाजार में जो है जो ज़रूरत है वो है 1 करोड़ 20 लाख रोजगार की, यानी करीब 30 लाख नौकरियों की ज़रूरत है, ये कहना है। सिटी बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ज़रूरत है वो करीब 1 करोड़ 20 लाख की है, लेकिन जो नौकरियां आ रही है बाजार में वो है 80 से 90 लाख। अब सरकार ने तो खैर इसका भी खंडन कर दिया, लेकिन अगर इस खंडन के परे भी अगर आप इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में कही है।
उन्होंने कहा है कि नौकरियां तो ठीक है लेकिन क्वालिटी ऑफ नौकरियों में दिक्कत है। अब इसको भी एक और आंकड़े से आपको समझाता हूँ। अगर देश में 100 लोगों के पास रोजगार है तो उसमें आधे, लगभग आधे, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो 46 है, 100 में से 46 लोग अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं। मतलब आप कहने के लिए तो रोजगार मिला हुआ है लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? खेतों में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खेतों में काम करना कोई गलत बात है, बुरी बात है, लेकिन जैसे जैसे आप विकसित देश बनते जाते हैं या विकासशील से आगे बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ जो फार्म जॉब्स होते हैं, जो खेती के काम होते हैं, वो कम होते जाते हैं। तो 100 में से 46 लोग काम कर रहे हैं खेतों में। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर 46 लोग काम कर रहे हैं। खेती का जो जीडीपी में योगदान है वो है सिर्फ 20%। मतलब अगर देश की कुल आय अगर 100 रुपया है तो 20 रुपये ही बनते हैं खेती से। अब 46 लोग हैं और उनको आमदनी हो रही है सिर्फ 20 रुपये। तो ये भी एक वजह है कि हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है या प्रति व्यक्ति आय है वो नहीं बढ़ रही, क्योंकि 46 लोग जो हैं बेचारे उस 20 रुपये के लिए लड़ रहे हैं या उसी को बांट के वो खा रहे हैं। बाकी 80% जो है वो आधे लोगों के पास है। आधे मतलब जो 54% जो लोग बचते हैं उनके पास, या जो वो काम करते हैं उनके पास में लगभग 80 रुपये की आय है। तो ये विषमता को भी एक तरह से बढ़ावा दे रहा है। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। हल अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर दिया है, लेकिन ये माना जाता है कि हमारे जैसे देश में जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग से जो है आप ज़्यादा नौकरियाँ दे सकते हैं, जैसा कि चीन ने किया। लेकिन रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, उन्होंने किताब भी लिखी है और उनका ये कहना है कि अब वो वाली गाड़ी छूट चुकी है। वो गाड़ी मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले में देर हो गई है, क्योंकि चीन हमसे बहुत आगे निकल गया है और बाकी दुनिया भी अब वापस आत्मनिर्भर होने के दिशा में बढ़ रहा है। हर देश में ये बात हो रही है कि हम ही अपने कारखाने लगाएंगे। तो उनका कहना यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप आपके पास नहीं है। दूसरी एक और दिक्कत ये है मैन्युफैक्चरिंग में कि वहाँ पर भी ऑटोमेशन हो रहा है, एआई आ रहा है, तो वहाँ पर भी अब उतनी नौकरियाँ नहीं हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि पहले ऑटोमोबाइल कंपनियाँ थी गुड़गांव में, पुणे में, वहाँ बहुत सारी नौकरियाँ होती थी मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कारखानों में काम होता था। तो राजन का ये कहना है कि स्कोप जो है वो है सर्विसेज में। सर्विसेज मतलब हुआ आपकी आईटी सर्विसेज, मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये जिस तरह का काम करती है, या बैंकिंग है, या कंस्ट्रक्शन है, या होटल है, टूरिज्म है, इस तरह के जो काम हैं, जो सर्विसेज है, जो कि हमारे जीडीपी का भी आधे से अधिक कंट्रीब्यूशन वहीं से आता है, तो वहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर्विसेज में आपको उतने लोगों की जरूरत नहीं होती जितनी मैन्युफैक्चरिंग की। तो खैर सरकार भी इसमें कोशिश कर रही है कि मेक इन इंडिया लाकर हम मैन्युफैक्चरिंग में काम बढ़ा है। लेकिन जैसे मैंने क्या कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग में भी अब जो है एआई आ गया है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो वहाँ पर भी उतने लोगों की ज़रूरत नहीं रह गई है। बहरहाल हमें मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन एक सुझाव और ये है कि भाई भारत सर्विसेज को एक्सपोर्ट करे, और इस दिशा में कुछ काम हुआ भी है। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको हिसाब किताब में कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुले हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो बैंक है दुनिया की या और कंपनियां हैं, उन्होंने भारत में जो है अपने सेंटर खोले हैं। उनका जो काम है आरएनडी का है, या कोई फाइल, उनकी जो लीगल काम है, या उनका फाइनेंस का काम है, वो भारत में लोग करते हैं। और ऐसे लोगों को करीब 30 लाख लोगों को ये रोजगार मिला हुआ है और ये एक बढ़ता हुआ सेक्टर है। तो इसकी भी वकालत हो रही है कि इस काम को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी का जॉब है। देखिए जो सरकार आंकड़ा दे रही है वो तो क्या है, वो जॉब तो है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। तो ठीक क्वालिटी कभी आएगी जब आपके पास ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे काम आएंगे, या बैंकों में काम आएंगे, मतलब जिससे आपको पैसे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो कुल मिला के ये समस्या है। अब इसका हल अभी भी मैंने जैसे कहा ना कि किसी के पास है नहीं, लेकिन हल कब होगा? हल तब होगा जब सरकार ये मानेगी कि समस्या है। हल के बारे में तब सोचा जाएगा कि सब सरकार कहेगी कि समस्या है। अभी तो सरकार इसका खंडन करने में लगी। जब भी कोई रिपोर्ट आती तो सरकार एक और आंकड़ा पेश कर देती कि देखिए, जैसे कि कहा कि जी पिछले 4 सालों में जो है 8 करोड़ नौकरियां आ गई, या पिछले साल में 4 करोड़ नौकरियां आ गई, तो फिर बहस खत्म हो जाती है। लेकिन इसको, बहस को राजनीति से परे, कांग्रेस बीजेपी से परे देखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये जो चुनौती है इसका जल्दी से जल्दी निदान हमको करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि इसको हम कैसे करें। एक उपाय, राजनीतिक उपाय ये भी कि आप बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए, लेकिन ये भी कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि कौन से ऐसे नए सेक्टर आ सकते हैं जिससे हम नई नौकरियां पैदा कर सकें।
तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। पिछली बार के वीडियो में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने को पसंद नहीं आया, उनको लगा कि बड़ी बकवास मैंने जीएसटी पे कर दी है, कोई उन्होंने स्पेसिफिक बात नहीं की थी। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि हमारी कोशिश या मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो भी जटिल विषय है उनको सरल बनाकर पेश किया जाए, और उस कोशिश में कभी कामयाब होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ। आज भी वही कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं या तो उनको वहीं जवाब दूंगा या अगले हफ्ते अपने वीडियो में इसका जवाब दूंगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।